हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के सेकंड पार्ट की वीडियो है। इससे पहले का फर्स्ट पार्ट हम पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले जाकर वो वीडियो को देखिए और उसको समझिए, क्योंकि तभी आप नेक्स्ट पार्ट यानी कि इस पार्ट को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोहनजोदड़ो के बारे में। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था, सबसे महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था ये मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। अगर तो आपको मोहनजोदड़ो का अर्थ समझने के लिए प्रीवियस वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की बस्तियां दो भागों में विभाजित थीं। जी हाँ, मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थीं वो दो भागों में विभाजित थीं, दुर्ग और निचले शहर में। जी हाँ, दुर्ग और निचला शहर, इन दो भागों में मोहनजोदड़ो की बस्तियों को विभाजित किया गया था। तो चलिए जानते हैं कि ये इन दोनों में क्या क्या था, किस तरह से लोग रहते थे और क्या क्या इन दोनों बस्तियों में होता था। तो निचला शहर, जी हाँ, जैसे कि निचला शहर के मैं आप बारे में बता चुकी हूँ कि दो भागों में विभाजित थी। तो निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसका अर्थ यह है कि जो निचला शहर था वहाँ पर नॉर्मल लोग, जो कि आम जनता होती है, वो रहा करती थी। निचले शहर में आम लोगों के घर हुआ करते थे और वे अपने घरों में आराम से रहा करते थे। और घरों की विशेषता भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि घर की एक गली नालियों से सटकर बनी होती थी, घरों में स्नानागार होते थे और घरों में कमरे बने होते थे। तो इसी तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ कवर किया है। तो अब जानते हैं दुर्ग के बारे में। जी हाँ, दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए किया जाता था। जी हाँ, विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विशिष्ट सार्वजनिक परियोजना। मैं आपको इसका अर्थ बता देती हूँ कि विशिष्ट में स्पेशल, जी हाँ, कोई भी अनोखी चीज़। तो सार्वजनिक, सभी लोगों के लिए समान, जी हाँ, किसी पर उसका अधिकार नहीं था। दुर्ग जो था वो सार्वजनिक स्थान था कि कोई भी व्यक्ति दुर्ग में जा सकता है, किसी पर भी कोई अपना अधिकार दुर्ग पर प्रकट नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सार्वजनिक स्थान था। और परियोजना, जी हाँ, वहाँ पे विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाएं होती थी। आम लोग जाकर कोई भी उत्सव मना सकते थे, कोई भी पाठ पूजा कर सकते थे, कोई भी कार्य जाकर कर सकते थे वे दुर्ग पर। तो इसीलिए दुर्ग को बहुत महत्वपूर्ण शहर में, कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है मोहनजोदड़ो का। तो आप जान लेते हैं दुर्ग पर मिली दो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। जी हाँ, दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संरचनाएं मिली हैं दुर्ग के ऊपर, जो कि है माल गोदाम और विशाल स्नानागार। जी हाँ, माल गोदाम, जहाँ पर हम अपना सामान, अपना माल स्टोर करते हैं। कोई कारखाने होते हैं, इसी तरह माल गोदाम थे हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के दुर्ग में माल गोदाम था, एक विशाल स्नानागार। जी हाँ, विशाल स्नानागार से आप समझ गए होंगे, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल। जी हाँ, स्नानागार को इंग्लिश में स्विमिंग पूल कहा जाता है। तो एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था उस जमाने में, उस वक्त जब हड़प्पा सभ्यता थी, तब उस वक्त बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा जब भी हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है। तब हम जान लेते हैं कई घरों में कुएं के भी संकेत मिले हैं। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि मोहनजोदड़ो जो इसका महत्वपूर्ण शहर था, यहाँ पर कई घरों में कुएं के संकेत मिले हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुओं की संख्या 700 थी। जी हाँ, जो इतिहासकार थे, जो कि इतिहासकार ने जो भी खोज की थी, उसके हिसाब से यही अनुमान लगाया गया कि कुओं की संख्या 700 थी। तो आप जान सकते हैं कि घरों में कुएं होते थे और जो कुओं की खोज हुई है, तो खोज में 700 कुएं प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, 700 कुओं के प्रमाण मिले हैं हमें। तो अब जान लेते हैं इस दुर्ग की विशेषता। जी हाँ, दुर्ग की विशेषताएं क्या थी। हमने ये तो जान लिया कि दुर्ग विशिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं का एक स्थान था और यहाँ के जो महत्वपूर्ण संरचनाएं थी वो माल गोदाम थी। अब इसकी और अन्य विशेषताएं क्या थी। दुर्ग में माल गोदाम का निर्माण किया गया था। जी हाँ, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दुर्ग में माल गोदाम का निर्माण किया गया था। इसकी बनावट बहुत विशाल थी। जी हाँ, ये जो माल गोदाम था ये बहुत विशाल, यानी कि बहुत बड़ा था। इसकी बनावट भी अनोखी थी। एक अनोखे तरीके से, एक अलग ही बनावट के द्वारा माल गोदाम का निर्माण किया गया था।
मैं आपको पहले बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह किस तरह की सभ्यता थी। उसकी हर एक चीज, हर एक वस्तु बहुत ज्यादा अनोखी थी कि हम उसको सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से बनी होगी। तो इसी तरह जो दुर्ग का माल गोदाम है वो भी एक विशेष गोदाम की भी एक अनोखी विशेषता है। तो चलिए जान लेते हैं कि माल गोदाम किस तरह से बनाया गया था। माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना था। जी हाँ, माल गोदाम का जो निचला हिस्सा था वो ईंटों से बना हुआ था और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था। तो लकड़ी का बना होने के कारण वह नष्ट हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी टूट जाती है, गल जाती है। तो इसीलिए जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया और उसके बाद 1921 और 22 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तब माल गोदाम का सिर्फ निचला हिस्सा ही प्राप्त हुआ जो कि ईंटों से बना हुआ था। अब निचला हिस्सा ईंटों से बना हुआ था इसीलिए हमें प्राप्त हो सका, और ऊपरी हिस्सा लकड़ी का बना हुआ था इसीलिए इसे प्राप्त करना हम प्राप्त नहीं कर पाए और लकड़ी का बना हुआ हिस्सा नष्ट हो गया। जी हाँ, नष्ट हो गया। अब दुर्ग के विशाल स्नानागार के बारे में हम जान लेते हैं कि विशाल स्नानागार की क्या क्या विशेषताएं थी। तो दुर्ग में विशाल स्नानागार का भी निर्माण किया गया था और इसके चारों तरफ गलियारे थे। जी हाँ, चारों तरफ स्नानागार के गलियारे बने हुए थे, गलियां बनी हुई थी स्नानागार के चारों तरफ। और जलाशय तक पहुंचने के लिए, जी हाँ, स्विमिंग पूल में आप जानते हैं कि अब स्विमिंग पूल बना है तो उसमें पानी भी होगा। तो जलाशय तक पहुंचने के लिए उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियां बनाई गई थी। जी हाँ, पानी तक पहुंचने के लिए जो उसमें पानी भरा हुआ था उसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। वो सीढ़ियां 2 साइड बनाई गई थी, उत्तर में व दक्षिण में। तो 2 साइड सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे हम जलाशय के अंदर जा सके। अब जलाशय का पानी एक बड़े नाले में जाता था। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाई गई थी ताकि पानी के जल निकासी अच्छे से हो सके। और वहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा थी, हड़प्पा सभ्यता में सफाई बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए जलाशय का पानी एक बड़े नाले में जाता था जिससे कहीं पर भी कीचड़ ना हो। तो स्नानागार का निर्माण काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसको बनाने के लिए पहले एक योजना निर्माण किया गया। तो इसी का स्नानागार का भी निर्माण काफी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। बहुत ज्यादा सोच समझकर एक प्लानिंग करने के बाद इस स्नानागार का भी निर्माण किया गया था। तो अभी तक हमने मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के बारे में जाना कि निचला शहर और दुर्ग मोहनजोदड़ो 2 भागों में विभाजित था। और अब हम हड़प्पा सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट को। हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए हैं। कि उस वक्त हम इन चीज़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि की जाती थी। जब कृषि की जाती थी तभी तो ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगर कृषि नहीं की जाती तो हमें ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कृषि युगीन सभ्यता भी थी कि उस वक्त हड़प्पा सभ्यता में कृषि भी की जाती थी। और इसके अनुमान के हमारे पास क्या सबूत हैं? इसके सबूत है कि हड़प्पा सभ्यता से खुदाई में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन भी होता था। जी हाँ, पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं क्योंकि उस वक्त जानवरों की पशु पक्षियों की हड्डियां प्राप्त हुई थी। जी हाँ, खोज में पशु पक्षियों की हड्डियां प्राप्त हुई थी जिसके कारण हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त पशुपालन भी किया जाता था। तब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा काल में बर्तन जी हाँ, धातु तथा मिट्टी से बनाए जाते थे। धातु या तांबा, कांसा। जी हाँ, उस वक्त लोहा नहीं होता था। तो कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग किया जाता था तो आप उसको गलत कर दें। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रचलन नहीं था, तांबा और कांसे का प्रचलन था। इसी कारण से कांस्य युगीन संस्कृति, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता को एक नाम से नहीं जाना जाता, आप ये हमेशा ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता या फिर कृषि युगीन सभ्यता, कई नामों से हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है। तो एग्जाम में कोई भी वर्ड देके कोई भी नाम लेके, चाहे फिर वो कांस्य युगीन हो या फिर
कृषि संबंधित हो या फिर एक नगरीय सभ्यता हो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बल्कि आपको कॉन्फिडेंटली उसका आंसर हड़प्पा सभ्यता का ही आंसर लिखकर आना है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बर्तन धातु तथा मिट्टी से बने होते थे, और जो बर्तन मिट्टी से बने होते थे उन्हें मृद भांड कहा जाता था। जी हाँ, मृद भांड का मतलब ही यही होता है, मिट्टी से बने बर्तन। जैसे कि एक कटोरा भी मिला है, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में एक कटोरा भी मिला है जो मिट्टी से बना हुआ था, और एक शीशा मिला है, जी हाँ, दर्पण, जो कि तांबे का बना हुआ था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस वक्त तांबे से भी वस्तुएं बनाई जाती थी, बर्तन बनाए जाते थे। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपना, हड़प्पा सभ्यता में शवाधान भी मिले। जी हाँ, शवाधान। अब आप सोच रहे होंगे शवाधान क्या होते हैं। तो शवाधान जिनमें मृतकों को दफनाया जाता है। जी हाँ, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको दफनाया जाता है शवाधान में। ये एक प्रकार के, जी हाँ, एक प्रकार के गर्त होते हैं। एक प्रकार गर्त मतलब एक प्रकार के गड्ढे होते हैं जिसमें शवों को दफनाया जाता है, परंतु शवों के साथ साथ दैनिक प्रयोग की अन्य वस्तुएं भी रखी जाती हैं। जी हाँ, उस वक्त के लोगों का मानना था कि मरने के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है और हम दोबारा से जिंदा होते हैं, और इसीलिए हमें अन्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग दैनिक यूज की, मतलब कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को कब्र में दफनाया करते थे। जी हाँ, मृतक के साथ दफनाया करते थे कि शराब, ईंट, मनके, जी हाँ, मोती, मनकों को मोती कहते हैं, मनके, और जो बर्तन सभी दफनाए जाते थे शवाधान में। शवाधान के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक भिन्नता का पता चलता है। जी हाँ, शवाधान का अध्ययन जब किया गया कि शवाधान क्या होते हैं, शवाधान एक गर्त के समान होते हैं जिसमें मृतकों को दफनाया जाता है। तो जब हम इसका अध्ययन किया गया तो क्या पता लगा इतिहासकारों को कि उस वक्त सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी। हाँ, जी हाँ, सामाजिक आर्थिक भिन्नता, इसका अर्थ ये है कि जो लोग गरीब होते थे वो मिट्टी के बर्तन दफनाते थे, मिट्टी की चीज़ें, लोहे तांबे की चीज, सॉरी, लोहे की नहीं, तांबे कांसे की चीज़ें दफनाते थे। परंतु जो लोग अमीर होते थे, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता था, विलासिता की वस्तुएं दफनाया करते थे, जैसे आभूषण, महंगे महंगे आभूषण, महंगे महंगे बर्तन। जी हाँ, उस वक्त महंगे महंगे बर्तन होते थे जो धातु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद नहीं होती थी, वे अन्य देशों से मंगाया करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के संबंध अन्य देशों से भी थे, जैसे कि मेसोपोटामिया में हड़प्पा सभ्यता का एक लोटा प्राप्त हुआ है, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से भी अपना सामान मंगाया करते थे। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहरे तथा बाट बनाना शामिल थे। जी हाँ, शिल्प उत्पादन, हाथ से काम करना। तो शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, मनके मतलब कि मोती बनाना, और शंख की कटाई, जी हाँ, शंख की कटाई की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। और धातु कर्म, धातु का काम किया जाता था, तांबे कांसे का काम किया जाता था। और मोहरे तथा बाट बनाना, मोहरे और बाट बनाते थे लोग। और शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र था हड़प्पा सभ्यता में, वो था चनहूदड़ो। जी हाँ, चनहूदड़ो शिल्प उत्पादन का मुख्य केंद्र था। तो शिल्प उत्पादन के लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी, धातु बाहर से मंगाए जाते थे। जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया के संबंध भी हमें मिले हैं। मेसोपोटामिया का संबंध हड़प्पा सभ्यता से, इसके अनुमान हमें मिले हैं। तो इसी तरह शिल्प उत्पादन के लिए पत्थर, अच्छी लकड़ी और धातु भी बाहर के देशों से ही मंगाए जाते थे। अब मनके, जी हाँ, मनके जो कि मोती हैं, अब वो मोती किस धातु से बनाए जाते थे अब हम वो देखते हैं। मनके कार्नेलियन, जेस्पर, साफ्टिक, क्वार्टज, सेलखड़ी जैसे पत्थरों से बनाए जाते थे। जी हाँ, ये पत्थरों की क्वालिटी, पत्थरों के नाम दिए गए हैं कि एक कार्नेलियन पत्थर होता है, जेस्पर, साफ्टिक, क्वार्टज और सेलखड़ी, इन पत्थरों से मनके बनाए जाते थे। और तांबा, कांसा जैसी धातुओं से भी मनके बने होते थे। जी हाँ, तांबे और कांसे के भी मनके बने होते थे। आप जानते हैं कि आजकल हमारे का प्लास्टिक के मोती होते हैं, शीशे के होते हैं, परंतु उस वक्त पत्थरों के और तांबे के, कांसे के मोती बनाए जाते थे। तो हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जी हाँ, मोहरों का और मुद्रांकनों का। मोहरें क्या होती हैं? एक स्टैम्प, आप जानते होंगे मोहरों के बारे में बहुत अच्छे से। तो मोहरों को कहीं भी हम लाए थे तो उससे हमारी पहचान होती है कि हाँ, जैसे कि आप
MBBS डॉक्टर की मोहर ले लीजिए। आपको स्कूल में मेडिकल जमा करना है तो टीचर क्या कहते हैं कि आप MBBS डॉक्टर से लिखवा कर आइए, तो MBBS डॉक्टर अपनी मोहर लगा के देता है, जिससे पता लगता है कि हाँ ये MBBS डॉक्टर के द्वारा ही लिखा गया है। तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में मोहरें होती थी, परंतु उसका प्रयोग इसलिए किया जाता था ताकि दूर के सफ़र को, जो दूर के संपर्क थे, उन्हें सुविधाजनक बनाया जाए। अगर हमें कोई सामान यहाँ से दूर भेजना है, उसमें छेड़छाड़ ना हो, तो उस पर मोहर लगा दी जाती थी। अब वो मोहर अगर खराब होगी तो इसका मतलब उस सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, उस सामान के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। तो इसीलिए उस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, सुविधाजनक बनाने के लिए, वो सामान पहुंचाने के लिए मोहरों का प्रयोग किया जाता था। और मुद्रांकन, नापतोल, जी हाँ, नापतोल भी होती थी हड़प्पा सभ्यता में। नापतोल के लिए बाट होते थे, हर चीज़ को तोला जाता था। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लिपि यानी कि लैंग्वेज, भाषा, वहाँ की लिखने की जो पद्धति थी, लिखने की पद्धति, जैसे कि मैंने हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में लिख रखा है, तो वहाँ की पद्धति कैसी थी लिखने की हम जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि वर्णमालीय ना होकर चित्रात्मक थी। अब इसका क्या अर्थ हुआ? वर्णमालीय लिपि क्या होती है? जैसे कि हमने लिखा है, हिंदी लिखी है हमने, हाँ हल, जब पा पतंग, हमारी वर्णमालीय लिपि है, परंतु चित्रात्मक। उस हड़प्पा सभ्यता में वर्णमालीय लिपि ना होकर चित्रात्मक थी, चित्रों के द्वारा लिखा जाता था। जैसे कि कहीं पे बेल बना दिया, कहीं पे कुछ बना दिया, कहीं पे कुछ। तो इसी तरह से वह लिपि चित्रात्मक लिपि थी। और यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जी हाँ, दाईं से बाईं ओर। जिस तरह से आप उर्दू जानते हैं, उर्दू लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है? इधर से इधर लिखी जाती है। तो इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता की लिपि भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। और इनमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 होती थी। जी हाँ, चिन्हों की संख्या जो है, चित्र होते थे, चित्रात्मक लिपि थी तो चित्र होते थे, वह 375 से 400 तक होते थे। और परंतु यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जी हाँ, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, यह अभी तक अज्ञात है। जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की यह लिपि पढ़ी गई उस दिन शायद इतिहास चेंज हो सकता है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बदल सकता है, क्योंकि उस लिपि में अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो उस लिपि के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी जानकारियाँ हमें अभी तक नहीं मिल पाई है। जिस दिन वो जानकारियाँ हमें मिल गई तो हमारा हड़प्पा सभ्यता का इतिहास बदल जाएगा और एक नया इतिहास लिखा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का।